Today we will going to discuss the topic make or buy. As the name itself says, we have to take the decision कि हमें प्रोडक्ट को बनाना है या बने बनाए प्रोडक्ट को परचेज करना है और उसके बाद उसे फर्दर सेल आउट करना है, whether to make or to buy. This is a The make or buy decision is a key strategic choice for businesses and involves deciding whether to produce goods or service internally, that is, make, or purchase them from external suppliers. Buy. ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है जिसे हर बिजनेस लेता है ये डिसाइड करने के लिए कि वो खुद सेल्फ मतलब वो इंटरनली उस गुड्स को प्रोड्यूस करे, गुड्स या सर्विसेज को वो प्रोड्यूस करे या किसी एक्सटर्नल सप्लायर से उसे परचेज करे. This decision can significantly impact a company's operational cost. Operational cost पे कंपनी की इसका बहुत significant impact पड़ता है and overall strategy. Here are some factors to consider. अब ये बहुत significant decision है because it involves cost. हम परचेज कर रहे हैं तो कितनी कॉस्ट आ रही है, इफ वी आर प्रोड्यूसिंग इट देन कितनी कॉस्ट आ रही है. जिसकी भी कॉस्टिंग कम हो वो चीज हमें अडॉप्ट करनी है. हमें इसके लिए करना क्या होगा, वी शुड डू दी कॉस्ट एनालिसिस. कॉस्ट एनालिसिस में डेफिनेटली दोनों कॉस्ट इन्वॉल्व है, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. सॉरी. Direct cost compare the cost of producing the item in house. डायरेक्ट कॉस्ट वो है जब आप गुड्स को अपना इन हाउस बना रहे हैं वर्सेस द प्राइस फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर्स. इंस्टेड आप उससे किसी बाहर वाले से एक्सटर्नली परचेज कर रहे हैं. मींस जब आप किसी गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे इटसेल्फ बनाएंगे तो उसके अंदर आपकी मटेरियल की कॉस्ट आएगी, लेबर की कॉस्ट आएगी, ओवरहेड्स की कॉस्ट आएगी एंड अदर रेलेवेंट एक्सपेंसेस इट वुड बी. रादर इफ आप इसी चीज को आप एक्सटर्नली किसी से परचेज कर रहे हैं, जब आप परचेज कर रहे हैं देन इट इज नॉट इन्वॉल्विंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, दैट इज इटसेल्फ इंक्लूडेड इन द परचेज प्राइस व्हेन यू आर परचेजिंग इट फ्रॉम द एक्सटर्नल सप्लायर. Indirect costs are that are factors in cost related to quality control, transportation, storage and handling. आपका जो क्वालिटी कंट्रोल में, ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरेज, मतलब जो भी चीजें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए बट दे रिलेट टू इट, दे सिग्निफिकेंटली एड इम्पोर्टेंस टू इट, वो चीजें आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट में होती है इंक्लूड. कैपेसिटी एंड रिसोर्सेज. इंटरनल कैपेसिटी कितनी है आपके प्रोडक्ट की, मतलब assess whether your company has the necessary equipment, technology and workforce to produce the item efficiently. आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हो, जो भी गुड्स आप बनाना चाह रहे हो, उसको बनाने के लिए आपके पास नेसेसरी इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, वर्कफोर्स है, वो टेक्निक है आपके पास जिससे वो आप आइटम को प्रोड्यूस कर पाए. इफ यू आर हैविंग इट then only you can make it, otherwise you have to purchase it from the external suppliers. Resources available है या नहीं, consider if you have access to the required raw materials and components. आपके पास वो रिसोर्सेज और कंपोनेंट्स है या नहीं है, ये आपको एसेस करना होगा. देन आपको अपनी कोर कॉम्पिटेंसी डिसाइड करनी पड़ेगी, दैट इज यू हैव टू फोकस ऑन योर कोर बिजनेस. अगर जो इस चीज की मैन्युफैक्चरिंग आप करना चाह रहे हो वो अगर आपकी कोर बिजनेस का पार्ट है तो आपको उसमें इन्वॉल्व होना है, आपको उसका प्रोड्यूस करना है. इफ इट इज नॉट द कोर पार्ट ऑफ इट इज नॉट द कोर पार्ट ऑफ योर कोर बिजनेस, मतलब आपके जो भी प्रोडक्ट आप बनाने की कोशिश कर रहे हो वो अगर आपके बिजनेस में कोर नहीं है तो आपको उसे बनाने पे ध्यान नहीं देना चाहिए. You should always get it done by the external supplier. Focus on your core business, that is determine whether producing the item aligns with your company's core competencies and strategic goals. Often more beneficial to focus on what you do best.
वो ज्यादा बेटर है हमेशा उस काम के लिए फोकस करने में जिस काम को आप ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। आउटसोर्सिंग या फिर नॉन कोर एक्टिविटीज हमारी क्या है? इफ द आइटम इज नॉट सेंट्रल टू योर बिजनेस, अगर आइटम आपका सेंट्रल बिजनेस में नहीं है, सेंट्रल पार्ट में नहीं है आपके, देन यू शुड आउटसोर्स इट। आउटसोर्सिंग इट माइट बी मोर एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल मतलब हमें हमेशा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स देने हैं। आपको हमेशा ये इंश्योर करना है कि मार्केट में आपका जो भी प्रोडक्ट जा रहा है दैट शुड बी क्वालिटेटिव, वो अपनी क्वालिटी मेंटेन रखे। अगर आप खुद से बनाकर उस चीज में वो क्वालिटी दे सकते हैं देन इट्स ओके, यू कैन प्रोड्यूस इट। इफ यू कांट गिव दैट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स टू द प्रोडक्ट इंटरनली देन यू शुड ऑलवेज गेट इट डन थ्रू द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल पर्सन। Evaluate if you can maintain higher quality standards by producing internally. Supplier reliability, assess the reliability and quality control measures of potential suppliers. आप हमेशा ये भी इंश्योर करना है ऑन द अदर हैंड, जैसे हम अपने लिए टेस्टिंग कर रहे हैं, ऑन द सेम हैंड वी शुड टेस्ट इट इन द हैंड ऑफ द एक्सटर्नल सप्लायर्स की जिस एक्सटर्नल सप्लायर के ऊपर हम रिलाई कर रहे हैं व्हाइल गेटिंग आवर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय देमसेल्व्स, उनके द्वारा हम जब अपने प्रोडक्ट को मेंटेन करवा रहे हैं तो वी शुड एंश्योर कि उनके पास से हमारे को वो रिलायबल क्वालिटी डिलीवर हो। We should always rely on their quality delivered by them. Otherwise, don't do that. Flexibility and control. Production flexibility कितनी है आपकी? Consider if internal production allows more flexibility in terms of design changes, production schedules or customization. आप ये ध्यान रखिए कि आपका जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो कितना फ्लेक्सिबल है कि अगर आप कुछ डिजाइन में चेंज करना चाहते हैं या प्रोडक्शन के स्केड्यूल में चेंज करना चाहते हैं या किसी भी तरीके का कस्टमाइजेशन अगर आप अपने प्रोडक्ट में चाहते हैं तो वो आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। You should always have a control over your process. Internal production provides more control over the entire process. आपके इंटायर प्रोसेस के ऊपर प्रोडक्शन सिस्टम का कंट्रोल होना चाहिए विच कैन बी क्रिटिकल फॉर प्रोप्राइटरी और सेंसिटिव आइटम्स। आपका प्रोप्राइटर मतलब ओनर का कंट्रोल हो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर ताकि वो ये डिसीजन ले पाए कि कितना प्रोडक्शन करना है कितना नहीं करना, उसके लिए रिसोर्सेस कहाँ से आने हैं। तो एवरी क्रिटिकल डिसीजन शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द प्रोप्राइटर इट्सेल्फ। टाइम कंसिडरेशन, आपको ये देखना है कि लीड टाइम कितना है। लीड टाइम क्या होता है? कंपेयर द लीड टाइम फॉर इन हाउस प्रोडक्शन वर्सेस आउटसोर्सिंग। कितने समय में आपका गुड रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट हो पा रहा है और कितने समय में आप उसे मार्केट में डिलीवर कर पा रहे हैं, ये होता है लीड टाइम। तो लीड टाइम आपको ये देखना है कि आपके पास से कितना जाएगा और एक्सटर्नल सप्लायर्स की हेल्प से आप जब करेंगे तो कितना लगेगा। समटाइम्स एक्सटर्नल सप्लायर कैन डिलीवर फास्टर, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि एक्सटर्नल सप्लायर्स ज्यादा फास्टर डिलीवर कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर स्पेशलाइज्ड वन, दे आर गेटिंग इट डन, वो उसी काम को कर रहे हैं। सो एक्सटर्नल सप्लायर कैन डिलीवर फास्टर ड्यू टू देयर इकोनॉमीज ऑफ स्केल और स्पेशलाइज्ड प्रोसेसेस, जबकि हम उसी काम को करेंगे तो मे बी वी आर डूइंग इट मीनवाइल, हम अभी कर रहे हैं उसे, इसलिए पहली बार कर रहे हैं तो हो सकता है हमारे को थोड़ा सा ज्यादा टाइम इन्वॉल्व हो पाए। मार्केट रिस्पॉन्सिवनेस, assess how each option affects your ability to respond to market changes and customer demands quickly. आपको ये देखना है कि आपका मार्केट कैसे उसको रिस्पॉन्स कर रहा है। यू शुड असेस आपका हर ऑप्शन कैसे अफेक्ट कर रहा है, आपको रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है कि आपकी मार्केट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं या डिमांड हो रही है वो कैसे आप अडॉप्ट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक implications, innovation and improvement. Consider if internal production might foster innovation and continuous improvement within your company. आपको ये देखना है कि आपका जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कितना ज्यादा आपको इफेक्ट कर रहा है, कितना ज्यादा आप उसमें इनोवेट कर पा रहे हैं, कितनी नई चीजें आप उसमें लेके आ पा रहे हैं। यू कैन इनोवेट इफ यू डू इट एज पर द चेंजेस रिक्वायर्ड तो ठीक है, अदरवाइज एक्सटर्नल जो मेंबर्स हैं वो इसके लिए ज्यादा अवेयर है। सप्लायर रिलेशनशिप्स,
evaluate the strategic importance of developing strong relationship with suppliers for future collaborations and benefits. आपको ये देखना है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखनी है उसकी, कि आपके आपके सप्लायर्स के साथ रिलेशंस कैसे हैं, वो स्ट्रांग होने चाहिए, सो दैट कि फ्यूचर में भी आप सेम चीज सेम तरीके से डिलीवर कर पाए। फिर फाइनेंशियल कंसिडरेशन आ गए, कि जो भी अगर आपको कुछ नया बनाना है, यू हैव टू मेक इट, तो आपको उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है या नहीं करनी कर पड़ रही है, वो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा। सो यू हैव टू डिसाइड द इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल, डिटरमाइन इफ यू हैव द फाइनेंशियल कैपेसिटी टू इन्वेस्ट इन द नेसेसरी इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग फॉर इंटरनल प्रोडक्शन। आपको जो इक्विपमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, और आपका जो ट्रेनिंग और इंटरनल प्रोडक्शन है, ट्रेनिंग देनी है आपको फॉर दैट इंटरनल प्रोडक्शन, वो सब कुछ में जो फाइनेंशियल थिंग आपकी इन्वॉल्व होगी, वो चीज आप डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है आपका? ऐसे इफ यू कैन अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल बाय प्रोड्यूसिंग इंटरनली, which can lower the cost per unit in the long run। आपको ये देखना है कि आप इसी चीज को इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, जिससे कि लॉन्ग रन पे आपकी कॉस्ट पर यूनिट क्या हो, कम हो पाए। यू हैव टू डिसाइड द रिस्क मैनेजमेंट, कि इस काम को करने में आपका ऑपरेशनल रिस्क कितना इन्वॉल्व है और मार्केट रिस्क कितना इन्वॉल्व है। यू हैव टू इवैल्यूएट द रिस्क एसोसिएटेड विद बोथ द ऑप्शंस, सच एज सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हो गई आपकी, डिपेंडेंसी ऑन सप्लायर्स है, एंड पोटेंशियल प्रोडक्शन इश्यूज है। तो जिस चीज पे आपको रिस्क कम लगे, मतलब हम इस काम को खुद कर रहे हैं तो कितना रिस्क है, व्हेन वी आर गेटिंग इट डन थ्रू अदर्स तो उसमें कितना रिस्क है, सिग्निफिकेंटली जिसमें भी रिस्क कम हो वो चीज हमें अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। मार्केट रिस्क कितना है? Consider the risk of market fluctuations and how each option might mitigate and amplify these risks। आपको ये देखना है कि आपका जो रिस्क है उसमें मतलब मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से जितना रिस्क है वो किस केस में आपका ज्यादा हाई जा रहा है, तो आपको अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। सो इन कंक्लूजन आपको ये एक बहुत क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। द मेक और बाय डिसीजन इज complex and multifaceted। A thorough analysis of the factors above can help businesses make informed decisions that align with their strategic goals, operational capabilities, and market conditions। So, इतने सारे पैरामीटर्स मैंने अभी आपको बताए, जिसके बेसिस पे आपको क्या नहीं है, क्या अपने मेक और बाय डिसीजन मेकिंग, इतने सारे पैरामीटर्स पे बेस है, अब कैसे आप डिसाइड करें। सो इन अ गिवन सिचुएशन, अगर आपके पास कोई गिवन सिचुएशन है, द ऑर्गेनाइजेशन शुड इवैल्यूएट ईच ऑफ द अबव make or buy alternative and then select the alternative which result in the lower cost। तो आपने उसमें जितने भी आपके पास गिवन चॉइसेस है, आपको उन सारे ऑल्टरनेटिव्स की कॉस्ट निकालनी है, मेक और बाय ऑल्टरनेटिव्स की कॉस्ट निकालनी है, और जो उसकी भी लोअर कॉस्ट आए उसके साथ आपको चले जाना है। दिस इज important decision since it affects the productivity of the organization। Thus, the make or buy decision should be reviewed periodically, say every 1 to 3 years। So ऐसा भी नहीं है कि आपने एक बार once you have decided to make it or buy it और उसके साथ आप rigid हो गए, fixed हो गए, आगे आप उसे कभी चेंज नहीं करेंगे, but it should be periodically done again and again, so that कि अपडेटेड टाइम और circumstances के अकॉर्डिंग जो रिवाइज डिसीजन हो वो आप ले पाए। This is mainly to cope up with the changes in the level of competition and various other environmental factors। तो ये एक कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स के बेसिस पे और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना है कि जो चेंजेस लेवल ऑफ चेंजेस आपको चाहिए थे अपने डिसीजन मेकिंग में, वो आप ले पाए हैं या नहीं ले पाए। सो आपको करना क्या है, बेसिकली इट इज द डिसीजन रिगार्डिंग कि आपको अपने प्रोडक्ट को आउटसोर्स कर पाना है या यू हैव टू गिव इट अ इन हाउस सॉल्यूशन। सो द क्राइटेरिया फॉर मेक डिसीजन इज, सबसे पहले आपको क्राइटेरिया देखना है मेक डिसीजन का, तो वो है नंबर 1, द फिनिश्ड प्रोडक्ट कैन बी मेड चीपर बाय द फर्म देन बाय आउटसाइड सप्लायर्स। जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो आपका
चीपर बनना चाहिए, अगर आप बना रहे हो तो वो सस्ता बनना चाहिए इन कंपैरिजन टू द आउटसाइड suppliers. Number one, the finished product is being manufactured only by a limited number of outside firms which are unable to meet the demand. आपका जो फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है वो ऐसा होना चाहिए कि वो कोई और उसे मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा हो और वो एज पर द डिमांड हो, मतलब केवल जितने भी आउटसाइड मैन्युफैक्चरर्स हैं उस प्रोडक्ट के वो उसकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तभी तो आपके लिए स्कोप बनेगा उसमें अपनी प्रोडक्ट को बनाकर उसको डिमांड को फुलफिल करने का. द third point is the part has an importance for the firm and requires extremely close quality control. तो थर्ड पॉइंट इज कि ये जो काम है, जो काम आप करना चाह रहे हो वो इम्पोर्टेंट है आपकी फर्म के लिए और उसमें बहुत ज्यादा क्वालिटी कंट्रोल चाहिए, क्लोज क्वालिटी कंट्रोल आपको मेंटेन करना है. दैट इज व्हाई यू आर पेइंग अटेंशन टू दैट पर्टिकुलर थिंग. आप इसीलिए उसे बना रहे हैं. Number fourth is the part can be manufactured with the firm's existing facilities and similar to other items in which the company has manufacturing experience. Number fourth is कि आप वही चीज बना रहे हो जिस काम को करने में आपकी कंपनी बेस्ट ट्रेंड है, उसका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस है, मतलब कि अपनी कोर कॉम्पिटेंसी के ऊपर ही कंपनी काम कर रही है. सो बेसिकली देयर आर 4 पॉइंट्स. सबसे पहली बात कि आपकी कॉस्ट कम होनी चाहिए, किससे? आउटसाइड सप्लायर्स से. प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होनी चाहिए और जितने भी आउटसाइड मेकर्स हैं उनके पास पोटेंशियल कम होना चाहिए उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए. आपका प्रोडक्ट जो बना रहे हो आप वो आपका बहुत ज्यादा क्वालिटी कंट्रोल मांग रहा हो ताकि आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हो. एंड फोर्थ पॉइंट इज कि वो आप उसकी कोर कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए. देन ओनली यू कैन गो फॉर द मेक डिसीजन. अब आते हैं हम क्राइटेरिया फॉर बाय डिसीजन. बाय करना है आपको requires high investment on facilities which are already available at suppliers plant. आपको देखना ये है कि आप बाइंग कब करेंगे उस केस में जब आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मांग रहा है और ऑलरेडी जो आपके सप्लायर्स हैं वो इतनी आप उस पोजीशन में नहीं है कि आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सके. The company does not have facilities to make it and there are more profitable opportunities for investing company's capital. आप अपनी कंपनी की जो कैपिटल है, जो आपके फंड्स है, वो कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपके पास वो फैसिलिटीज नहीं है बनाने की और जो आपका आपकी अपनी फंडिंग है उसके लिए आपके पास और वेरियस ऑल्टरनेटिव एवेन्यूज है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं. Existing facilities of the company can be used more economically to make other parts. और जो आपकी existing facilities है उससे उसे आप इकोनॉमिकली कुछ और बनाने में यूज कर रहे हैं. The skill of person employed by the company is not readily adaptable to make the part. जो अभी फिलहाल आपके एम्प्लॉयर्स हैं, जो आपके एम्प्लॉयज है सॉरी और लेबर्स हैं, वो पर्सनल है आपके डिपार्टमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके पास फिलहाल इसके लिए रिक्वायर्ड स्किल नहीं है और वो इसे अभी अडॉप्ट भी नहीं करना चाहते हैं. पेटेंट और अदर लीगल बैरियर्स प्रिवेंट द कंपनी फ्रॉम मेकिंग द पार्ट. आपके पास अगर कोई पेटेंट और लीगल बैरियर है जिसकी वजह से आप मेक नहीं कर सकते. डिमांड फॉर द पार्ट इज ईदर टेम्पररी और सीजनल. जो आप पार्ट बनाना चाह रहे हो कि मतलब जिसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, अपने लेबर्स को ट्रेन भी करना पड़ेगा और वो उसके लिए डिमांड क्या है, या टेम्पररी है या फिर सीजनल है, तो भी उसको बनाने का कोई एडवांटेज नहीं है. ये सारे बेसिस बनते हैं हमारे किस काम के लिए, जो हमें फोर्स करते हैं कि आप परचेज कर लीजिए फ्रॉम ए एक्सटर्नल सप्लाई. अब ये जो काम हमें करना है, मेक और बाय डिसीजन, क्राइटेरियाज भी बता दिए, क्यों ये डिसीजन इंपॉर्टेंट है ये भी बता दिया. अब कैसे ये डिसीजन लेना है, तो इस डिसीजन को लेने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स है, 3 अप्रोच है. दैट इज नंबर 1 इज सिंपल कॉस्ट एनालिसिस, दूसरी है इकोनॉमिक एनालिसिस और तीसरी है ब्रेक इवन. सबसे पहले वाले को हम डिस्कस कर लें, दैट इज सिंपल कॉस्ट एनालिसिस. सिंपल कॉस्ट एनालिसिस में क्या है हमारा, पहले पढ़ते, अ कंपनी हैज एक्स्ट्रा कैपेसिटी. एक कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी है that can be used to produce a sophisticated fixture which is
which it has been buying for rupees 908. देखो बाइंग कॉस्ट कितनी है इसकी, 900 रुपए एक फिक्चर की, ठीक है. If the company makes the fixture, it will incur material cost of 300 रुपए. देखो मटेरियल लग जाएगा कितने का, 300 का पर यूनिट, ठीक है. लेबर लग रही है कितने की, 250 पर यूनिट. वेरिएबल कॉस्ट इनकी लग रही है कितनी, 100 पर यूनिट, ठीक है. उसके बाद एनुअल फिक्स कॉस्ट एसोसिएटेड विद द अनयूज्ड कैपेसिटी इज 10 लाख. 10 रुपीस की क्या लग रही है, फिक्स कॉस्ट लग रही है. फिक्स कॉस्ट जैसे हम जानते हैं कि पर यूनिट के हिसाब से ये एडजस्ट नहीं होती है. इट विल रिमेन फिक्स, चाहे आप उसमें 1 यूनिट का प्रोडक्शन कर लीजिए या 500 का कर लीजिए या 5000 का कर लीजिए, इट विल रिमेन द सेम. So demand over the next year is estimated at 5,000 units. जो next year demand expect की जा रही है, that is 5,000 units. अब ये आपसे पूछ रहे हैं, would it be profitable for the company to make the fixtures? क्या ये प्रॉफिटेबल है कंपनी के लिए कि वो फिक्चर्स खुद बनाए, ठीक है. ठीक है. अब आप देखो सिंपल सी डिसीजन है, अगर वो कंपनी क्या कर रही है, फिक्चर को परचेज कर रही है. परचेज प्राइस आपका है 900 रुपीज, ठीक है. 900 रुपीज इंटू 5000, ये तो आ गया आपका बाइंग प्राइस, ठीक है. अगर आप कहीं और से इफ यू आर परचेजिंग इट फ्रॉम दी एक्सटर्नल सप्लायर्स. लेकिन उनका क्वेश्चन ये है कि क्या आपका जो फिक्शन है वो होम इंटरनली बनाना सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं रहेगा, ये आप कैसे बताएं. मैंने अभी कंप्यूटेशन करी, 300, 250 एंड 100 कितना हो गया, 325 और 650. 650 इसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है. 650 को आप 5000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5000 जो हमारी एक्सपेक्टेड डिमांड है, तो हमारी आ जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट. देखिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली, कैसे निकाली, मटेरियल लेबर और ओवरहेड को प्लस कर लिया. मटेरियल था 300, लेबर थी 250 और ओवरहेड से हमारे 100, इन तीनों को हमने ऐड करा, आया हमारा 650. तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी कैसे आ जाएगी, 5000 की हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी 650 पर यूनिट से, अमाउंट आया हमारा 32,000, सॉरी 32,50,000, ठीक है. अब इसमें हम 10 लाख रुपीस की फिक्स कॉस्ट ऐड कर लेंगे, तो टोटल कॉस्ट हमारी आ गई 42,50,000, ठीक है. ये तो हमारा क्या हुआ, जब हम मेक कर रहे हैं तो हमारी कॉस्टिंग कितनी आई है, टोटल कॉस्ट, ये हमने एस्टिमेट कर ली बाय दिस. अब ये कैसे बताएंगे कि आपको मेक करना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं रहेगा, उसके लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा इसे बाइंग प्राइस. देखो अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आपका है 5000 इंटू 9000, 45,000 और 10 लाख रुपए की आपकी फिक्स कॉस्ट बियर कर रहेगा, वो यहाँ पे भी ऐड होगी, तो ये आ गया हमारा 55,000, सॉरी 55 लाख. तो अब यहाँ क्या हो रहा है आपका, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग फिक्सचर्स इज लेस देन कॉस्ट ऑफ बाइंग फिक्सचर्स फ्रॉम आउटसाइड, therefore the organization should make the fixtures. इसके बेसिस पे हमने बताया कि कंपनी को फिक्चर्स बना लेने चाहिए. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. अगर नहीं तो एक बार प्लीज इसे रिमाइंड करके ध्यान से सुनिएगा. होप यू आर गेटिंग इट. अब हम नेक्स्ट एनालिसिस पे जाते हैं, दैट इज इकोनॉमिक एनालिसिस. इकोनॉमिक एनालिसिस में इन्वेंट्री मॉडल बेस्ड है ये, और इसमें हम दो मॉडल करते हैं डिसाइड, दैट इज परचेज मॉडल और मैन्युफैक्चरिंग मॉडल. परचेज मॉडल का फॉर्मूला है 2COD ओवर CC, जिसमें D है मेरी डिमांड फॉर द ईयर, P है परचेज प्राइस पर यूनिट, C इज कैरिंग कॉस्ट, CO इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, K प्रोडक्शन रेट है, और R डिमांड है, डिमांड ओवर द ईयर.
तो बेसिकली Q1 जो हमें निकालना है, Q1 है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर साइज, Q2 है हमारा इकोनॉमिक प्रोडक्शन साइज, और TC हमारी आ जाती है दैट इज टोटल कॉस्ट। तो हम इस फॉर्मूले के ऊपर बेस करके भी अपना एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। जब कॉस्ट आ जाती है तो हम डिटरमाइन करना इजी हो जाता है कि इस काम को हमें करना है या नहीं करना। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है, तीसरा तरीका आ जाता है काम को करने का, दैट इज ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस एक चार्ट फॉर्मेट में हम बनाते हैं। ये हमारी सेल्स है जो लगातार बढ़ रही है, मान लीजिए इसी प्रोपोर्शन में। सबसे पहले हमारी बन जाती है ये फिक्स कॉस्ट सेल्स, और ये हमारी आ गई वेरिएबल कॉस्ट। जब हम नहीं बना रहे कुछ तो ये कम होती है, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं वैसे वैसे ये बढ़ती चली जाती है। और टोटल कॉस्ट हमारी हमेशा वेरिएबल फिक्स कॉस्ट से ऊपर बनता है ये चार ग्राफ, क्योंकि कम से कम फिक्स कॉस्ट, चाहे हम जीरो बना रहे हैं तो भी फिक्स कॉस्ट तो इन्वॉल्व है ही। ठीक है, अब अगर आपकी ये कॉस्ट ज्यादा है और सेल्स कम है तो ये पोर्शन हमारा होता है लॉस का, और अगर हमारी सेल्स ज्यादा है और कॉस्ट कम है तो ये पोर्शन होता है हमारा प्रॉफिट का। देखिए ये हमारा, ये जो जहां हमारी टोटल रेवेन्यू कर्व और टोटल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट हमारा होता है ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब कम से कम इतनी सेल्स तो होनी ही चाहिए, कम से कम इतनी सेल होनी चाहिए सो दैट हम नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट पे हो। ठीक है, अगर आप इससे कम में है तो आपको लॉस है। ये जो ग्रीन पोर्शन है वो इंडिकेट कर रहा है प्रॉफिट, और जो ये रेड पोर्शन है ये इंडिकेट कर रहा है लॉस। सो ब्रेक इवन पॉइंट, अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट पे आ रहे हैं तो आपको उस काम को करना है, या उससे ज्यादा पे आ रहे हैं तो आपको उसको करना है। अगर आप नहीं आ रहे, आप लॉस की स्टेज पे आ रहे हैं तो आपको उस काम को नहीं करना। तो जैसे आपको कैसे डिसाइड करना है, आप एक एग्जांपल पर ले लेते हैं। A manufacturer of TV buys TV cabinet। देखो एक टीवी का मैन्युफैक्चरर है, टीवी मैन्युफैक्चरर है, वो टीवी कैबिनेट खरीद रहा है 500 रुपए ईच। ठीक है, इन केस द कंपनी मेक्स इट विद इन द फैक्ट्री, अगर कंपनी उसे खुद बनाती है तो वो उसमें जो फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट होगी वो होगी वुड बी 4 लाख फिक्स कॉस्ट है, और 300 पर कैबिनेट रेस्पेक्टिवली। मार्केट से वो खरीद रहा है देखो 500 रुपए में। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व है 4 लाख रुपए की, और वेरिएबल कॉस्ट है 300 पर कैबिनेट रेस्पेक्टिवली। Should the manufacturer make or buy the cabinet if the demand is 1500 टीवी कैबिनेट, 1500 टीवी कैबिनेट की अगर डिमांड है तो क्या उसको परचेज करना चाहिए या खुद बना लेना चाहिए, ये डिसीजन उन्हें लेना है। अब क्या करना है, आपने देखा कि सेलिंग प्राइस कितना है, 500 रुपए का है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 300 रुपए की है। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट हमारा है 4 लाख रुपए का। तो अगर आप ये देखिए बीईपी निकालेंगे हम, बीईपी का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन पी माइनस वी। ठीक है, एफ अपॉन वी माइनस वी। ठीक है, एफ है हमारा 4 लाख, और प्राइस है आपका 500, और आपका वेरिएबल कॉस्ट है 300 रुपीज। ठीक है, हमारी आ गई 2000 यूनिट। मतलब अगर आपको इसे खुद बनाना है तो कम से कम आपके पास जो डिमांड होनी चाहिए टीवी कैबिनेट्स की, दैट शुड बी ऑफ 2000 यूनिट्स। बट आपके पास एट प्रेजेंट डिमांड है केवल 1500 टीवी कैबिनेट्स की। आपके पास डिमांड अभी एट प्रेजेंट है केवल 1500 टीवी कैबिनेट्स की, तो आप क्या करें, डेफिनेटली आप नहीं बनाएंगे, बिकॉज यू आर नॉट रीचिंग टू द ब्रेक इवन पॉइंट। Since the demand 1500 units is less than the break even quantity, the company should buy the TV cabinets for its TV production. Got it? ये बीईपी के बेसिस पे। थैंक यू। अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेरी हो, कुछ भी हेल्प चाहिए, कोई भी नोट्स चाहिए, feel free to contact me. This is my contact information provided.
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल।